हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 जो कि आपका पेपर हुआ था 5 मार्च 2020 को, उसकी शिफ्ट 1। तो इस जो पेपर का लेवल है वो आपका बहुत ही अच्छा लेवल है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका सीजीएल 21 है उसका लेवल ऐसा ही रहेगा, अगर टीसीएस थोड़ा कैलकुलेटिव बनाती है पेपर। देखो, पहला क्वेश्चन है वो आपको डीआई का गिवन है। ये कह रहा है टेबल है वो एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है करोड़ में, 4 आइटम है 6 साल में। अब इसको स्टडी करके आपको आंसर देना है। ये कह रहा है किस साल में एक्सपोर्ट ऑफ डी, यानी डी का जो एक्सपोर्ट है वो किस साल में 1.4 गुना था किससे, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ बी ड्यूरिंग 6 ईयर। यानी बी के 6 साल का एवरेज निकाल लो, फिर उसका 1.4 कर दो, तो आपका डी है उसकी एक वैल्यू आएगी। तो आपको बताना है कौन सा है। देखो, इसके दो मेथड है। पहला डिजिट सम वाला। अब डिजिट सम देखो, यहाँ पे डिजिट सम क्यों नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि जब आप एवरेज निकालोगे, ये आपके 6 साल है, तो या 5 होते, 7 होते, 4 होते, हम निकाल लेते, क्योंकि डिजिट सम की एक लिमिटेशन है, नीचे 3, 6 और 9 आपका जोड़ बन जाएगा, तो वहां ये नहीं लगेगा। तो एवरेज निकालेंगे तो बटे 6 करना पड़ेगा, तो डिजिट सम को तो भूल जाओ। दूसरा, यदि मैं देखूं भाई लास्ट लास्ट की डिजिट को मैं लेके चलूं, लास्ट की डिजिट वो भी देखो, दो में आपका बराबर है, इसमें इसमें बराबर है, यानी दो में ही बराबर है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसको जोड़ के ही निकाल लो। देखो, अब इसको जोड़ेंगे, 8 4 12 8 20 और 9 9 18 2 20 20 और 20 40, 4 के बाद 8 से 14 और 3 3 6 और 2 8 22 और 4 26 और आपका कितना बच गया, 5 2 7 और 2 9, यानी 960 जोड़ आ गया बटे 6। ये आपका एवरेज आ गया। और इसका कह रहा है 1.4, तो 14 बटे 10 कर देता हूं मैं, 0 से 0 गई, 6 पे 16 गया। अब देखो, अब ये 10 पे जाए 160 और फिर 4 64, यानी आपका बच गया 224। अब 224 देखो मुझे यहाँ पे दिखा, और ये साल आपका 2013, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो फिर वही ऊपर वाला एडीआई है। अब कह रहा है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ डी इन 10 12 एंड 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द 4 आइटम इन 11 एंड 12, यानी 11 एंड 12। अब यहाँ पे देखो डिजिट सम क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर 4 4 को लेंगे या एवरेज निकालेंगे, 4 है आपका, उसका एवरेज निकाल लो उसका, या फिर टोटल की बात की गई है ना। हाँ, टोटल की बात की है, तो 4 4 आइटम है, यदि जोड़ेंगे तो 8 होंगे, तो डिजिट सम हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो ये सम है वो भी अलग है। देखो मैनुअली तो आप कर लोगे। ये कह रहा है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ डी इन 10 12, देखो डी है वो 10 ये है, 12 ये है और 14 ये है। अब देखो इसको जोड़ लोगे तीनों को बटे, इसको जोड़ के गुणा 100 करके आप निकाल लोगे। लेकिन जो अलग है, यानी जो डिजिट सम है उसका यूज देखो कैसे करेंगे। अब इनका डिजिट सम लगा लो, जो ऑपरेशन यहां लगाना वो डिजिट सम पे लगा दो। यानी देखो 4 और 2 और 1 6, यानी 4 2 6 1 7 हो गया। यहाँ 7 और 2 9, 9 को इग्नोर कर दो बच गया 4, प्लस 9 को इग्नोर कर दो बच गया 3, यानी ये तो आ गया ऊपर आपका सम। मैंने क्या कहा, डिजिट को जोड़ दिया। अब देखो 11 में 5 और 2 7, प्लस 4 3 7 और 1 8, प्लस 4 4 8 और 2 9, सॉरी 4 4 8 और 2 10, 10 के नाम का 1 आएगा, प्लस 8 और 2 10 और 2 12, यानी 2 और 1 3 आएगा। देखो ये तो हो गया आपका 10 का जोड़। फिर आपको करना है 12 का भी, क्योंकि टोटल एक्सपोर्ट की बात की गई 11 और 12 की। देखो 12 को मैं जोड़ूंगा, 5 2 7 और 2 9, 9 को जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं है। देखो यहाँ पे 8 और 1 9, 9 को इग्नोर कर दो बच गया 3, प्लस 3 और 2 5, प्लस 7 और 2 9 को इग्नोर कर दो बच गया 4। बस अब यहाँ पे देखो हमारा डिजिट सम, क्योंकि परसेंटेज निकालने में बटे 100 करेंगे और 100 में आपका डिजिट सम 1 आता है, तो डायरेक्ट इसको सोल्व करो। देखो यहाँ से 7 और 4 11 और 3 14, यानी 4 और 1 5 आ गया ऊपर। नीचे देखो, देखो 9 को इग्नोर कर दो, 9 को इग्नोर कर दो, ये बच गया आपका 7 और 3 10 और 3 13, यानी 3 और 1 4 आ गया। अब नीचे डिजिट सम 1 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 8 और 2 10, यानी 1 बन गया। अब ये देखो ऊपर आ गया 7 पंजो 35 और 5 और 3 8, यानी जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 8 होगा, जो कि मुझे पता है यहीं पे मुझे दिख रहा है 4 और 4 8, यानी ये आपका आंसर है। और किसमें देखो, इसमें डिजिट सम क्या है, 8 4 12 और 4 16, 6 और 1 7, इसमें 6 4 10 तो 2 12, 2 और 1 3, 5 और 4 9, इसमें डिजिट सम आपका 8 है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तीसरा है, देखो, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए ट्रेन टेक्स 2.5 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। देखो एक साइड तो लिख लो स्पीड, भाई चाल कितनी बढ़ रही है, एक साइड टाइम। मैं हिंदी में बता दूं, ये कह रहा है एक रेल है, वो कह रहा है 300 किलोमीटर की जर्नी है, वो 2.5 किलोमीटर कम लेगी यदि उसकी स्पीड हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते रहे। पहले घंटे में 20 बढ़ गई, फिर 20 बढ़ गई, फिर 20 बढ़ गई, जो टोटल टाइम का डिफरेंस है वो 2.5 घंटे आ जाएगा। अब कह रहा है कितना टाइम लेगी, 192 किलोमीटर
की दूरी तय करने में अपनी यूजुअल स्पीड से। देखो एक साइड चाल लिख लो, एक साइड समय। अब चाल कितनी बड़ी है 20 और समय यानी 5/2 बड़ा है। अब देखो इसका डबल करते रहो, 20 का 2 गुना 40, इसका 2 गुना 5, फिर इसका 3 गुना कर दो, 20 तिया 60, इसका 3 गुना करेंगे तो 15/2, और वहां तक चलते रहो जब तक आपका क्रॉस में मल्टीपल 300 ना हो जाए। देखो अब यहाँ पे देखो 60 और 5 की गुणा 300 होगी। अब 40 गुणा 15/2, देखो 2 पे 20 और 15 दूनी 300 होगी। अब ये देखो भाई स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही थी, यानी स्पीड बढ़ती जा रही थी। तो जब भी बढ़ेगी तो उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो ये वाली हो जाएगी, पहले वाली। यदि ये दे देता स्पीड घटती जा रही है तो इसकी आंसर हो जाता 60, यानी स्पीड थी इसकी 40। अब कह रहा है 192 की दूरी तय करनी है, तो 192/40 ये आपका आंसर है, दूरी बटे चाल। अब इसको देखो काट लो, 4 पे 4 चौके 16, 4 अठे 32, यानी 48/10 आ गया। तो जो आवाज 4.8 आवर। नेक्स्ट है, ये आपका वही क्वेश्चन दे दिया भाई, 16a² प्लस 36a² b² प्लस 81 b/4 इक्वल टू इतना है, तो इसका मान बताओ 3ab का। देखो आपको पता होना चाहिए भाई 16a/4 प्लस 81b/4 प्लस 36a² b², इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके होंगे 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab और 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab। एक फॉर्मूला होता है a/4 जमा b/4 जमा a² b², इसके फॉर्मूले होते हैं a² प्लस b² प्लस ab और a² प्लस b² माइनस ab। अब इसके आगे कोई कोफिशिएंट हो तो यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट हो गए तो उनका अंडर रूट वहां पे आ जाएगा आगे। जैसे देखो इसका अंडर रूट 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है। अब यहाँ पे देखो भाई आपको गिवन है, यदि मैं इसको इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 91 है, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा यानी 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab की वैल्यू मुझे दे रखी है 13 और 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab का मान कितना होगा। देखो इसके बटे इसको ले आऊंगा तो 91/13 ये 7 आ गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए 3ab की, यहाँ से ab का मान मैं निकाल सकता हूँ, यानी देखो इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से घटा दो, कुछ भी घटा दो। देखो इसमें से ये घटा दिया, ये तो आपके कट गई। अब माइनस का 12ab आ गया आपका बराबर में किसका आ गया, 13 में 7 गया 4, तो ए भी आ गया -4/12 और माइनस के 1/3 नहीं, ये आ गया 12 और सॉरी 4 नहीं है यहाँ पे 6 आया है, यानी ये आ गया माइनस का 1/2 और आपको वैल्यू निकालनी है 3ab की, तो इसको 3 से गुणा कर दूंगा मैं तो आपका आंसर आ जाएगा -3/2ab, सॉरी -3/2। नेक्स्ट है, ये देखो भाई जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, दो मेथड है, पहला तो बेसिक, दूसरा इसका है ना कोई वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो, 1 0 1 2 1 1 कुछ भी। अब इसमें देखो भाई जब भी आपको ऐसा लगे दो कोफिशिएंट हो तो किसी एक को 0 करके रख दो, मतलब 0 पुट कर दो, और ऐसा देखो कि वो इनफाइनाइट ना बने, पहला तो अनडिफाइंड ना बने, दूसरा आपका ऑप्शन अलग ना आए। जैसे मैं 0 रखूंगा एक को तो पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ है कि भाई यहाँ पे मुझे हो सकता है इसका आंसर इनमें से कोई एक होता तो वो बन जाता। तो फिर भी आप एक बार है ना, हो सकता है अपना आंसर इसमें से हो, एक बार वैल्यू पुट करके देख लो। भाई मैं x को 1 रख दूं, y को 0 रख दूं, या बेसिक तो आपको पता है, इसको ओपन करोगे बेसिक लगाओगे तो कुछ वैल्यू कट जाएंगे और एक वैल्यू बचेगी आपकी। तो x1 y0 जैसे ही मैंने रखा, देखो p कितना आ गया, p आपका आ गया 1 1 और 1² प्लस 0 यानी 1 आ गया। क्यों आपका देखो कितना आ गया, x को 1 रखा है, y को 0 यानी 1 आ गया, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो, यानी क्यू भी 1 आ गया। और r आपका आ गया, देखो यहाँ पे आपको r भी वही आ गया 1। अब मुझे निकालना है p भाग में q, नहीं देखो p1 आ गया, अच्छा r1 नहीं आएगा। देखो r क्या आएगा, जब मैंने रखा यहाँ पे x को 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस यानी y0 हुआ है 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 2 आएगा। तो आपको ये निकालना है p भाग में q, तो p 1 है, q 1 है और r है 2, तो इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब यहाँ पे ऑप्शन में रखो, देखो x को 1 y को 0 यानी 1 और 0 रख दिया, 1 और 0 रख दिया 1 आया, 1 और 0 0 0, तो यानी आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा दूसरा आप x को रख दो 2, y को रख दो 1, x को 2 रख दो, y को 1 रख दो और इस इक्वेशन में रख के सोल्व कर लो, तब देखना आपका आंसर अलग आएगा।
तो यानी जब भी आपको ऐसा डाउट हो कि भाई मेरा दो ऑप्शन कोई सेटिस्फाई कर सकते हैं और हो सकता है उसमें से कोई एक हो, तो आप क्या करो, अलग अलग वैल्यू रख के देख लो ताकि आपका वो डाउट भी ना रहे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, एंगल सी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये ए है, और एंगल सी है ये बी है। अब कह रहा है ए सी 5 है, बी सी 12 है, तो 5 12 और 13। अब द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी इसका जो बाइसेक्टर है वो बीसी को बिंदु डी पर मिलता है, तो एडी की लेंथ आपको निकालनी है। देखो, यानी आपको निकालनी है एडी की लेंथ। अब आपको एंगल प्रॉपर्टी पता होगी, क्या होती है भाई, एंगल बाइसेक्टर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाय डी। यानी जो इनका रेशो होगा तो इसका भी रेशो 5:13 हो जाएगा। यानी 12 को 5:13 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 13 और 5 18, 18 की वैल्यू 12 है, एक की बटे इतने, तो मुझे चाहिए 5 की, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी ये वैल्यू आ गई मेरी 10/3। अब आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, एडी का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर यानी 100/9। अब देखो एडी का स्क्वायर आ गया आपका 225 और 100 325/9, तो यानी एडी आ जाएगा। देखो नीचे तो 3 आपका बाहर आ गया, अब नीचे 3 सब में है, देखो आपको एक कॉमन 13 दिख रहा है, तो 13 से इसको गुणा कर दो, कितना आएगा, तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी 25 और आएगा, और 25 के नाम का 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√13, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है एक सम पर 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए इतना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है सेम सम पे सेम रेट पे और 5 से 2/3 साल के लिए। देखो पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है सर्टेन सम पे, रेट ये है। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे तो रेट दिखा रो कितना है, इसको लिख सकते हैं हम 1/6, तो यानी 16 से 2/3 होगा 1/6। तो इसकी पावर 3 साल है तो 3 ले लो, 2 है तो 2 ले लो, वो मान लो आप मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो 6 की 3 216 हो गया। अब जो पहले साल का ब्याज है देखो यहाँ पे 36 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। अब 36 का 6% यानी 36 का 1/6 हो जाएगा, फिर यहाँ इन दोनों का 12 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब यदि ये प्रिंसिपल है तो ये सारा आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है और ये आपका साधारण ब्याज होता है, यानी ये ऐसा ही होता है, ये यही होता है और ये उसका अंतर होता है। या फिर देखो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो देखो यहाँ पे टाइम क्या आपका, चलो पहले मैं ये करवा देता हूँ फिर बताऊंगा वो। अब कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का 6350 है। जब मेरा मूलधन 216 है तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 36 36 36 108 और 12 6 18 और 1 19, 108 और 1 आपका 19, यानी ये आपका बच गया 127। इसकी वैल्यू है 6350/127। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताना है सेम रेट के लिए 5 से 2/3 साल। मुझे ये बताओ भाई एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यदि मूलधन 216 है तो 36, एक साल का 36 है, तो 5 से 2/3 साल का कितना होगा, तो गुणा 5 से 2/3 साल करो, 5 ये 15 और 2 18/3 कर दो, नहीं 5 ये 15 2 17/3। देखो अब 3 पे कट गया 12, तो यानी मुझे वैल्यू निकालनी है 12 गुणा 17, ये वाला। दूसरा आप एक बार है ना ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाओ, भाई 5 ये 15 और 2 17/3 आएगा, यानी मूलधन का इतने प्रतिशत आपका ब्याज है, जो ब्याज होगा वो 17 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो इसमें देखो 17 का मल्टीपल कौन कौन है, एक ही है 17 × 102, अदरवाइज ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो यानी आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो। अदरवाइज आप इससे सोल्व करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। देखो 3 पे काट दिया मैंने, 3 चौके 12, नहीं 3 पे नहीं कट रहा ये, देखो ये 127 पंजे कट रहा है, यानी ये 50 आ गया यहाँ पे। अब देखो 12 पंजे 60, 600 आ गया और 17 × 102 यानी 10,200। आप वहां से गुणा कर लो, या फिर जो मैंने बताया है कि 17 का मल्टीपल होगा, स्टार्टिंग में ही आप देखो ये प्रैक्टिस से पता लगेगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकता हूं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक दुकानदार है, उसने 80 किलोग्राम के आपके चावल खरीदे हैं 10% छूट पे। देखो भाई मैं कह रहा हूं भाई जो अगर कह रहा है कि 1 किलोग्राम राइस है वो फ्री में दिया गया है 20 किलोग्राम, अगर वो उनको मार्केट प्राइस पे बेचे तो उसका प्रॉफिट बताओ। देखो मैं कह रहा हूँ भाई 1 किलोग्राम राइस की कीमत 1 रुपया है,
वो 80 किलोग्राम राइस कितने खरीदेगा, आप कहेंगे 80 रुपए के। अब लेकिन कह रहा है उसको 10% छूट मिल गई, 80 का 10% 8, यानी उसने कितने रुपए दिए हैं, 72। उसकी जेब से 72 खर्चा आया। अब कह रहा है 1 किलोग्राम उसको वो है फ्री दे रहा है 20 किलोग्राम परचेज पे, यानी 20 किलोग्राम पे 1 किलोग्राम उसको दुकानदार वाला फ्री दे रहा है, तो 80 किलोग्राम पे कितने, 4 किलोग्राम फ्री दे देगा। तो देखो उसने 72 रुपए दिए हैं, सामान 80 का खरीदा है, 4 रुपए का और सामान दे दिया उसको, तो उसके पास सामान है वो 84 रुपए का है आज के डेट में। 72 रुपए उसकी जेब से लगे हैं, 84 रुपए का सामान है। अब कह रहा है यदि वो उसको अंकित मूल्य पर बेचे, यानी उसको यदि वो बेचेगा, अब देखो उसका खर्चा 72 हुआ है, बेचेगा 84 की कीमत, तो उसको ये है वो लाभ होगा, तो लाभ कितने का होगा, 12 का, किस पे, 72 पे गुणा 100, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, और क्रय मूल्य वो होता है जितना उसका खर्चा आया। तो देखो 12 छिक 72 और 100/6 होता है 16 से 2/3%, ये आपका प्रॉफिट है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए एंड बी, ये ए है ये बी है, वो किसी टैंक को 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक आउटलेट पाइप है, अगर सभी पाइप को खोल दिया जाए तो 80 घंटे ज्यादा लेते हैं ए और बी से। देखो ए और बी कितना टाइम लेंगे, ये 40 आ गया, ये 4 आ गया, ये एक आ गया, तो ए प्लस बी का जो टाइम होगा भरने का वो है 40/5, यानी कि 8 घंटे लेंगे। अब कह रहा है ड्यू टू लीकेज, भाई ए और बी तो है ही, प्लस आपका लीक भी काम कर रहा है। अब जो टाइम है वो 80 मिनट ज्यादा है, यानी 8 घंटे में मैं 80 मिनट जोड़ूंगा, देखो 1 घंटा हो गया, यानी 9 घंटे हो गए, और आपकी 20 मिनट और बच गई, तो 20 मिनट होती है 1/3 घंटा, यानी 9 सही 1/3 घंटा, यानी ये आ गए 28/3 घंटे। ये कह रहा है अब 28/3 घंटे लग रहे हैं आपके टैंक फिल होने में, कब, जब ए प्लस बी प्लस लीक काम कर रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, देखो ये इनका 1-1 घंटे का काम है, यदि तीनों का 1 घंटे का काम पूछूं, भाई 28/3 घंटे में इन्होंने 40 काम किया, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, तो 40/28/3 तीनों पर चला जाएगा। अब 4×7 = 28, 4 पे 10, यानी 30/7 इनका काम है तीनों का। अब मुझे बताओ भाई ए का 1 घंटे का काम 4 है, बी का 1 घंटे का काम 1 है, यानी 4 और 1 5, 5 तो ये घंटे में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे काम आपका 4 पॉइंट समथिंग ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि लीक वाला काम भी हो रहा है, तो लीक वाला काम कैसे निकालेंगे, देखो जो तीनों का काम है उसमें से आप इन दो का काम घटा दो 1 घंटे का, तो यानी 7×5 = 35, यानी आ गया 5/7। ये माइनस यहाँ पे टाइम एंड वर्क इस पाइप एंड सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है कि काम आपका निकलने का हो रहा है, यानी माइनस का काम हो रहा है। अब देखो ये कह रहा है भाई सी का 1 घंटे का काम 5/7 पार्ट खाली करना है। अब कह रहा है सी एम, ये कह रहा है ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला जाओ, देखो ए और बी का एक दिन एक घंटे का काम 5 है, 7 घंटे में ये काम कर देंगे 35। अब कह रहा है उनको बंद करके सी को खोल दें, और सी का 1 घंटे का काम है 5/7 खाली करना, तो 35 कितनी देर में करेगा, तो बटे 5/7 करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 49 घंटे में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रही है सुधा ने एक आर्टिकल रेनू को, यानी ये सुधा है, ये रेनू है, और एक रघु भी है। सुधा ने एक आर्टिकल है वो रेनो को 576 में बेचा है, यानी इसने 576 में खरीदा है, और 20% लॉस पे। देखो 20% क्या होता है, 1/5, यानी ये 5 की चीज थी, तो यहाँ पे इसने 4 की खरीदी है। अब 4 की वैल्यू इतनी है, तो 5 की बताओ कितनी होगी, देखो 4 4 एकम 4, और 4×4 = 16, 4×4 = 16, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5×4 = 20, और 14×5 = 70, और 2 72, यानी 720 का इसके घर पे थी, इसने 20% लॉस के साथ इस पे बेच दी। अब कह रहा है रेनू ने 224 रुपए और लगा दिए, तो 0 0 और 8, यानी उसके घर पे 800 की पड़ी है, और उसने बेच दिया रघु को किस प्राइस पे, जो सुधा को 24% प्रॉफिट देगा। यानी ये प्राइस ऐसा है कि सुधा को 24% प्रॉफिट, यानी सुधा की वैल्यू इतनी है, तो इसमें 24% जोड़ दो, तो वो रघु को इतने में बेचा है। देखो इसमें यदि मैं वैल्यू करूं, देखो 720 है, इसका 10% कितना होगा, आप कहेंगे 72, 20% दुगुना 144, यानी 144 हो गया। फिर आपको 4% और चाहिए, 1% देखो 7.2, 4% देखो 1% की वैल्यू 7.2 है, तो 4% की वैल्यू, अब 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, यानी 28.8 और आ गए, तो जोड़ दो 8 12 4 2 6 और 2 8, और नहीं सॉरी 8 4 12, 4 2 6 2 8 1 9, और 7 और 1 8, यानी 892.8 आ गए। भाई रघु है, उसने यानी रेनू ने रघु को 892.8 का वो आइटम बेचा है। अब कह रहा है परसेंटेज, रेनू के लिए परसेंटेज बताओ, देखो कितना आ गया, 92.8/8 गुणा, तो अब देखो, यानी इसको काटेंगे अब हम, यानी आपका आ गया 9 2
सॉरी बटे में 800 है, तो 92.8 को ही 8 से काट दो, तो 8 एकम 8, 12 8 एकम 8 और 8 6 48, यानी 11.6 आ गया। अब इसमें ये देखो, क्या हम इसमें डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं कहीं ना कहीं? क्या हम इसमें डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं? देखो, सुधा थी, रेनू था, रघु था। अब कह रहा है सुधा ने आर्टिकल बेचा 576 का, यानी इसके पास 576 है। अब 576 का डिजिट सम करेंगे हम, 7 और 6 13 और 5 18, 8 और 1 9, यानी इसके पास 9 का आइटम है। अब यहाँ पे देखो 20% लॉस पे बेचा है, 20% आपका 5 से 4, यानी 4 की वैल्यू इतनी है, 5 की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। अब देखो नीचे 4 है, तो 4 सते 28, 4 सते 28 गुणा कर दो। अब 9 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो जो आपका वो है वो 9 आएगा, यानी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी वो 9 का मल्टीपल आएगा। देखो एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ भी मान लो 9 का मल्टीपल आ गया, और अब यहाँ पे भी 9 था, मान लो डिजिट सम, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब इसने 224 रुपये और लगाए हैं, 4 2 6 और 2 8, यानी 9 8 17, 7 और 1 8 की होगी यहाँ पे कीमत। अब इसने ईस्वी में बेची है, इसको 24% का प्रॉफिट हो, तो 9 था डिजिट सम, उसका 24%, यानी 124 और निकालेंगे इसका। देखो अब 9 है, 9 से किसी संख्या को गुणा करेंगे, वो भी 9 का मल्टीपल आएगा, यानी इसने भी 9 का मल्टीपल में बेची है। अब कह रहा है परसेंटेज गेन, यानी 1/8 गुणा 100, सॉरी 1/8 है, यानी गुणा 100, तो फिर डिजिट सम 1 ही होता है। तो इसको डिजिट सम बनाने के लिए 8 को किससे गुणा करते हैं हम? तो हम करते हैं 8 को 8 से, यानी जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 8 होगा। देखो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 और 2 5 और 1 6, 9 2 11 और 1, यानी 9 को छोड़ दो, 2 और 1 3, यानी यहाँ से भी हमारा डिजिट सम आ रहा है। यदि डिजिट सम पे आपकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट आप 9 9 का मल्टीपल ऐसे करके बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी की एज है 8 साल पहले, यानी देखो ये आज है, आज से 8 साल पहले वो था 2:3, 4 ईयर एगो। अच्छा देखो मान लो यहाँ, मान लो आज, भाई ये 4 हो गए और यहाँ से ये 8 हो गए, यानी ये है आज की बात। ये कह रहा है रेशो ऑफ एज ऑफ ए और बी 8 साल पहले इतना था, और 4 साल पहले आपका 5:7 था, यानी यहाँ पे था 5:7। कह रहा है उनकी रेशो क्या होगी 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से फिर 8 साल बाद। देखो जो आपका एज वाले क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व होंगे? वो आपके सोल्व होंगे इनके डिफरेंस से, क्योंकि भाई दो बंदे हैं, वो जितने साल उनके बीच में आज का जो डिफरेंस है, वो आज मैं 20 साल के बाद पूछूंगा तो भी वही डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो इनको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 से गुणा करूंगा तो ये 4 और 6 आ जाएंगे, यानी ये 4:6 था, ये 5:7 था। तो देखो यहाँ पे अंतर बराबर हो जाएगा, ये 4 से 5 1 हो गया, 6 से 7 1 हो गया, और यही अंतर वर्षों में आपका 4 साल है, यानी 4 साल में 1 यूनिट बढ़ती है। अब मुझे बताओ भाई, देखो ये कह रहा है आज की डेट की यदि मैं बात करूंगा तो 4 साल बढ़ूंगा, फिर 8 साल की बात करूंगा तो फिर 8 साल बढ़ूंगा, यानी टोटल मुझे यहां से यहां आने में 12 साल बढ़ने पड़ेंगे। और यहां से मुझे पता लग गया भाई 4 साल में 1 यूनिट बढ़ेगा, तो 12 साल में कितना बढ़ेगा? 3 यूनिट बढ़ेगा, प्रत्येक 3 3 बढ़ेगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, यानी इनमें जो अनुपात होगा वो 8:10 होगा। अब इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये आपको दे रखा है, सोल्व करो। 3 या 9 और 2 11/3 गुणा 30/11 ऑफ दे रखा है, तो 3/2 माइनस 1/4 गुणा 5/2 गुणा 5/3 गुणा 5 का 20 और 4 24/5 बटे 2/5 गुणा 15/2 गुणा 4/3 माइनस 3/4 गुणा 3/2 9/4, तो 4/9, ये आपका आ गया। देखो कौन किस पे कट रहा है, ये इस पे कट गया, ये इस पे कट गया, 2 पे 15, फिर 4 दूनी 8 ये 24, इस पे ये गया, इस पे ये गया। अब नीचे देखो 5 ये 15 से ये गया, इससे ये गया, 4 से 4 गया, 3 तिया 9 गया, यानी 15 में से 5 गया, ऊपर बच गया 10, और नीचे बच गया 4 माइनस 1/2, यानी 4 दूनी 8 माइनस 1 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा,
यानी ये आ गया 20/7, और 20/7 होते हैं 7 से ही, सॉरी 2 से ही 6/7। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डी मिड पॉइंट है साइड बीसी का ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी है। भाई डी है वो भी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो ये इसको 1:1 में तोड़ेगा। और ई है वो एसी पर लाई कर रहा है, यानी ई, और सी ई 1/3 एसी है, यानी ई बिंदु यहाँ है। देखो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अब ई लाइन ऑन ए सी सच दैट सी ई, अच्छा सी ई है वो आपका 1/3 है ए सी का, यानी ये 1 है, पूरा 3 है, तो ये 2 बच गया। बीई और ईडी, यानी बी को मैं ई से मिला दूं और ए को डी से मिला दूं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पे, और आपसे पूछा है ए जी बाय जी डी, यानी ए जी बाय, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मास पॉइंट ज्योमेट्री आती होगी, अगर नहीं आती है तो अभिनय सर का या फिर पवन राव सर का या किसी का भी वीडियो देख लेना मास पॉइंट ज्योमेट्री का, ये कॉन्सेप्ट वहां से, वहां पे क्या आप वेट को बराबर करते हो। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो जो आपका यहाँ होता है अपोजिट साइड, यहाँ पे 2 वेट है, यहाँ पे अपोजिट साइड 1 है, तो इनका मल्टीपल हम लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर क्या होता है भाई, जो इसका और इसका प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर होना चाहिए इसके और इसके प्रोडक्ट के। अब देखो 1 × 2, अब 2 है तो यहाँ पे आएगा 1। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे आपका 1:1 है, यानी 2 × 2 है, तो यहाँ पे भी वेट 2 आएगा। अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, और बीच में वेट होता है इनका जोड़, यानी यहाँ पे वेट होगा 4। अब देखो, अब ये जो वेट होता है उसके अपोजिट, यानी देखो यहाँ पे वेट आपका 2:1 है, तो यहाँ लेंथ है वो 1:2 है, तो 2:1 है, यानी उल्टा होता है। देखो यहाँ पे 1 है तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ को, और जो आपका बीच का 4 है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ को, तो जो आपका एजी और जीडी का अनुपात है वो आ जाएगा 4:1, यानी आप मास पॉइंट ज्योमेट्री का आपका है। अदरवाइज इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो इसको यहाँ से यहाँ मिला लो, फिर आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी, मतलब 2 ट्रायंगल बन जाएंगे सिमिलर, उसमें उसमें प्रॉपर्टी लगा दो, उसमें उसमें प्रॉपर्टी लगा दो, वहां से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइड ए बी एंड डी सी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके जो आमने सामने के कोण है उनके जोड़ 180 होता है। तो ए बी और डी सी, ए बी डी सी प्रोड्यूस टू ई, और ए डी और बी सी, यानी इसको थोड़ा यहाँ ले लो, यानी ए डी और बी सी, यहाँ पे मिला दो इनको, इसको थोड़ा ऐसे ले लो, यहाँ पे बिंदु ई ले लो। अब आपको क्या कहना वो देखो, एडीसी 75 है, यानी ये 75 डिग्री है, बीईसी 52 है, बीईसी ये आपको 52 दे रखा है। अब आपको डिफरेंस बताना है बी ए डी, यानी इसमें, और ए एफ बी, एफ कहाँ है, एफ है, अच्छा ए डी और बी सी यहाँ पे एफ पे काटती है, ये एफ है, तो यानी दोनों का अंतर बताना है। देखो अब यहाँ पे देखो, आपको पता होगा भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो आमने सामने का जो कोणों का योग है वो 180 होता है, और जो ये एंगल है वो इस बाह्य एंगल के बराबर होता है, क्योंकि देखो आमने सामने का 180 हो गया, और फिर वो फिर 180 में से फिर वो चीज गई, तो वही चीज बच जाएगी, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और जो ये आपका एंगल होगा, यानी जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, यानी वो अपोजिट एंगल है, ये आपके जो 2 रेखाएं काटती हैं। देखो ये 52 है, ये 75 है, तो यानी इनका जोड़, यानी तीसरा एंगल निकालना है मुझे ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल क्या हो गया आपका, 5 × 7 और 7 × 5 12, 127 हो गया। देखो 30 होता तो 50, 2 और 52, यानी ये 52 हो गया, तो ये भी 52 हो गया। अब आपको पता है कि ये 52 है तो इसका अपोजिट ये भी 52 होगा, और जो ये 75 है ये ट्रायंगल का बाह्य एंगल है, और जो किसी भी साइड को आगे से बढ़ाते हैं तो उसके अपोजिट 2 एंगल के सम के बराबर होगा, यानी जो ये 75 है वो इस एंगल और इस एंगल का जोड़ होगा, यानी इसका और इसका। अब देखो, अब इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा, यानी 7 में से 5 में से 2 गया 3, और 7 में से पहुंच गया 2, यानी ये 52 है, ये आपका 23 है। अब इनका अंतर पूछा है तो घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 31। नेक्स्ट है, देखो ये फिर डी आएगा। अब टेबल है वही आपका
अब रेशो बतानी है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए इन 14 एंड 15। देखो ए है आपका, वो 2014 में कितना है, ये वाला, यानी 825। रेशो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सी इन 11 एंड 15, सी है 2011 और 2015। ये आ गया 6 4 10, 4 और 1 5 और 3 और 2 5। अब इसको काट लो। देखो 5 पे यदि मैं काटा, कितना आ रहा है ना। देखो 6 4 10, 1 4 1 5 3 और 2 5, और 5 पे गया 110, और 5 पे आपका गया ये, तो 5 एकम 5, 32, 5 का 30 और 5 5 25। अब देखो 11 पे मुझे दिख रहा जाता हुआ, ये 10 पे गया, ये आपका 15 पे गया, फिर 5 पे गया, 3:2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये गिवन है और x की 5 जमा 1/x की 5 निकालनी है। देखो इसका फॉर्मूला होता है x की 3 जमा 1/x की 3, एक्स स्क्र जमा 1/x स्क्र माइनस x जमा 1/x। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं x से डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा 2√5, यानी इसको मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये बच जाएगा √20, यानी √20 की वैल्यू 2√5 है। अब देखो यहाँ यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर माइनस 2, यानी इसका स्क्वायर 20 हो जाएगा, और 20 में से 2 गया 18। अब मुझे निकालना है x³ प्लस 1/x³। देखो इसके लिए मैंने बताया था, इसके लिए क्या करना है, जो यहाँ पे होता है ना, देखो जब इसकी क्यूब करेंगे तो पहली बार जब क्यूब क्या होता है, स्क्वायर और एक बार और फिर वो, यानी क्यूब करते हैं किसी चीज को तो स्क्वायर से गुणा करते हैं और फिर एक बार जो वैल्यू उससे, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 20 √20 का स्क्वायर 20 आ जाएगा, तो यानी यहाँ 20 √20 हो जाएगा। a³ माइनस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। देखो 3ab करूंगा तो ये कट जाएगा, और a प्लस बी आपका है √20, यानी ये आपका आ गया, तो ये 20 √20 है, 17 √20। अब देखो √20 की जगह 2√5 है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 34 √5, क्योंकि आंसर हमारा √5 में है। अब देखो इसमें वैल्यू रख दो, तो ये आ गया 34 √5 गुणा 18 और माइनस 2√5। देखो देखो आपको सिर्फ इसी गुणा करनी है, 8 चौका 32, यानी 2 आ गया, और 2 में से 2 गया 0, तो लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में है, या तो ऐसे निकाल दो या इसकी गुणा करो। देखो 8 चौका 32, सॉरी 18 चौक 72, सॉरी 18 चौक 72, 7 बच गया, और 18 3 54, 54 और 7 आपका 61 आ गया, यानी 612 √5 माइनस 2 √5, तो आपका आ गया 610 √5। नेक्स्ट है, ये फिर DI का है। ये कह रहा है आपको टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ए फ्रॉम 12 to 14। देखो 12 से 14 ये है, इनको जोड़ो, 5 और 5 10, और 7 और 2 9, और 2 11 और 1 12, के बाद 4 3 7 और 2 9 और 1 10, ये इतना आ गया। इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द 4 आइटम इन 2015, यानी 2015 में ये 4 आइटम है, इनको जोड़ो, क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल है। अब करेक्ट टू 1 डेसिमल वाले में हम डिजिट सम नहीं अप्लाई करेंगे। देखो 6 और 5 11 और 9 20, 2 7 और 2 9, उसके बाद 2 और 3 5 और 2 8, सॉरी 5 और 2 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11, यानी आ गया 1190। अब कह रहा है कि भाई ये है वो इससे कितना कम है। देखो ये कितना कम है, 70, सॉरी 170/90। अब परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। यहाँ पे देखो, अब देखो 100 को एक बार भूल जाओ, भाई मैं ये बता दूं कि ये इसका कितना परसेंट है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो गुणा करके आप निकाल लोगे 1700/119, तो इसको डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। जो इसका छोटा मेथड है वो देखो, भाई मुझे बताना है ये इसका कितना परसेंट है। आप ये देखो भाई, ये 1190 आपका 100% है, यदि मैं 10% की बात करूंगा, यानी मुझे निकालना नहीं है इसका कितना परसेंट है, तो 10% हो जाएगा इसका 119 हो गया। अब 170 में से 119 घटाऊंगा, यानी 10% तो हो गया। देखो मोटा मोटा घटा दो, भाई 20 होता तो आपका 50, यानी 51 बच गया आपका। अब 10% 119 था, 1% कितना आ गया, 1% आ गया इसका 11.9, तो यानी लगभग है वो 12% के बराबर आ गया, क्योंकि ऑप्शन में देखो आपका थोड़ा बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो हमने 0.1 का लिया है। 0.1 को मैं, अब कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है। देखो यहाँ पे 51 है, अब 12 चौक 48, लगभग आपको लग रहा है कि इसको मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो
51 के नजदीक 48 है, क्योंकि 12 पंजे फिर 60 ज्यादा हो जाता है, तो 12 चौक 48, देखो डिफरेंस कम है, और इसमें 0.1 और है, तो लगभग इसके आसपास ही आ जाएगा, तो यानी 4% और है, तो आपका जो यानी 14% के बिल्कुल आसपास ही आपका आंसर है, तो यानी 14.3। नेक्स्ट है, देखो ये है वैल्यू ऑफ इसका इसका माइनस इसका इसका बटे ये। देखो इसको करने के दो मेथड है। पहला पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, देखो सीकेंड की थीटा माइनस टेंजेंट की 6 थीटा माइनस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लो सीकेंड की 3 माइनस टेंजेंट की 3 थीटा का स्क्वायर, या फिर आप इसमें कुछ जोड़ घटा के इसको क्यूब बना लो स्क्वायर नो, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप हमेशा एक बात याद रखना कि देखो साइन कोस सीकेंड टेंजेंट जब वैल्यू गिवन हो, और साइन कोस कोसिकेंट और कोट जब वैल्यू गिवन हो, इसमें थीटा का मान 0 पुट कर देना। जब आपके ऑप्शन क्वेश्चन में यही यही वैल्यू हो, थीटा का मान 90 डिग्री पुट कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे, देखो इसमें थीटा का मान 0 पुट कर दिया, तो सीकेंट 0 सॉरी सीकेंट 0 है, सीकेंट 0 क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो 1 सॉरी आपका कोस 0 कितना होता है 1, अब सीकेंट होता है 1/कोस, यानी आपका 1/1 1 हो गया, और 0 पे आपका क्या हो गया 1 हो गया, यानी ये 1 आ गया, माइनस टेंजेंट 0 साइन 0/कोस 0, ये 0 हो गया, माइनस देखो ये 0 आ गया, प्लस 1 आ गया। अब नीचे देखो कोस 0 1 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, प्लस साइन 0 0 होता है, प्लस 2, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 3, और यही आपका आंसर है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना भाई, साइन कोस सीकेंट टेंजेंट जब भी आपको दिखे क्वेश्चन में, तो थीटा की वैल्यू 0 रख देना, और साइन कोस कोसिकेंट और कोट में यदि वैल्यू लग रही है तो थीटा का मान 90 रख देना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी एग्जाम में 500 नंबर है, वो फुल मार्क्स थे ए बी सी और डी। अब यहाँ पे देखो भाई, अब हमें एक इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू लेनी होती है भाई, किसकी वैल्यू हम 100 लेके, तो वो एक संख्या ढूंढ लो जो एक से ज्यादा बार है, उसका रिलेशन देखो ए है बी के साथ, अब बी के नंबर ज्यादा है सी के, और सी के नंबर है वो 20% लेस देन है डी के, यानी यहाँ पे सी का बी के साथ भी रिलेशन है और डी के साथ भी रिलेशन है। तो सी को यदि मैं 100 ले लूं, क्योंकि एक से ज्यादा है एक से कम है बेस में, तो उसको बेस मान लिया, अब एक से ज्यादा है और एक से कम है। देखो अब ये कह रहा है बी के नंबर है वो 60% ज्यादा है सी से, बी के 160 है, और सी के हैं वो 20% कम है डी से, 20% 1/5, यानी ये 5 है तो ये 4 है। अब देखो 4 की वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू 125 आ गई, और यहाँ पे देख लो अब ए के हैं वो 25% ज्यादा है बी से, 25% होता है 1/5 सॉरी 1/4, यानी ये 4 है तो ये 5 है, यानी ये 200 आ गई। अब यहाँ पे बताओ, कह रहा है ए का 80% स्कोर है, यानी देखो 200 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को, ए किसको करेगा बटे 200। अब परसेंटेज डी, डी को कितने मिले हैं 125, तो 125 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया। अब 25 पंजा 125, 25 अठे 200 और 8 दाएं 80, यानी 10 पंजे 10 पर, ये आपका आंसर है। दूसरा आप इसको कर सकते थे भी, देखो बराबर करके, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज 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 है, तो इस 500 का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 24 नंबर, यानी 24 संख्याएं हैं, इनका औसत 56 है। अब कह रहा है पहली 10 संख्याओं का 71.7 है, अगली 11 संख्याओं का 42 है, और जो नेक्स्ट नंबर है यानी 22 23 और 24 वो इस अनुपात में है। देखो इस अनुपात को सोल्व करने के लिए इनके एलसीएम से गुणा कर दो, तो एलसीएम से गुणा करेंगे तो 2 6 12, यानी 12 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 चौके 12, अब 12 से 12 5, यानी वो इस अनुपात में है 6 के 4 के और 5 के, और आपको बताना है 22 में और 24 में का एवरेज, यानी यानी ये आपको निकालना, देखो 11 के बटे, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो जो क्या कह रहा है 3 संख्याएं अलग हैं, यानी 24 का जो आपका है वो एवरेज 56 है, यदि वो 3 जो संख्या इसमें नहीं है वो 56 56 की एटलीस्ट हैं,
यानी अब हम नेट डेविएशन देखेंगे वो एग्जैक्टली 56 की है या फिर कुछ नेट डेविएशन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अमेंड कर लेंगे। तो इसको 3 से गुणा कर दो, 6 3 18 और 5 3 15 और 1 16, यानी वो 168 के एटलीस्ट है जब वो इसमें मौजूद है। अब उनके जाने से फर्क देखो कितना हुआ है, यानी यहाँ पे देखो आपका कितना बढ़ गया, यानी 7 और 11 में से 6 गया 5, यानी 15.7 और कितने लोगों का 10, यानी यहाँ पे बढ़ गया 157। अब उनके जाने से यहाँ देखो कितना आया है, देखो घट गया कितना 4 और 11 लोगों का, यानी ये आ गया 154, ये कमी आई है। जो आपका नेट डेविएशन है वो +3 है, यानी ग्रुप में कुछ आदमी थे उनके जाने से अब एवरेज +3 है नेट डेविएशन। देखो कोई लोग ग्रुप से जाते हैं और नेट डेविएशन पॉजिटिव का रहता है, कहने का मतलब है कि वो जो जो लोग आपके गए हैं वो अपना कम लेके आए थे और इन लोगों का उन्होंने कुछ लिया था, यानी देखो वो 168 के होते तो कोई फर्क नहीं होता, यानी वो नेट डेविएशन यहाँ पे ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि वो एक्चुअल में ज्यादा वैल्यू लेके गए हैं 3। तो यानी इसमें से यदि मैं 3 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 165। अब इनको जोड़ दो, 6 और 4 10 और 5 15, यानी 15 के की वैल्यू 165 है, के की वैल्यू आ जाएगी 11। अब इसमें रख दो 11 11 121/2, तो आपका ये आ जाएगा 60.5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है देखो 5 साइन थीटा 4 है, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 4/5, साइन थीटा हो जाएगा 4/5, ये 3 हो जाएगा। अब सीकेंड थीटा देखो ये थीटा है, सीकेंड थीटा है 5/3 प्लस 4 इंटू कोट थीटा वो है 3/4 अपॉन 4 टेंजेंट थीटा 4/3 माइनस 5 इंटू कोस थीटा है 3/5, इससे ये गया 3 3 और 5 14/3 अपॉन यहाँ पे देखो 4 चौके, तो इससे ये गया यहाँ पे 16/3 माइनस 3 आ गया 3 3 9 और 16 में से 9 गया 7/3, 3 से 3 गया और 7 दूनी 14, ये आपका 2 आंसर है। नेक्स्ट है देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कह रहा 9 डिजिट नंबर है 708x6y8z9, ये 99 से डिविजिबल है। देखो 99 से डिविजिबल होने के लिए 11 और 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल होगी, जब उसके जो आपके डिजिट्स हैं इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो उनका जो डिफरेंस है वो 0 11 या 11 का मल्टीपल होगा। और 9 से कब होगी, जब उसका जो डिजिट का सम है वो 9 से मल्टीपल हो, मतलब 9 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पे देखो आप भाई 11 का फॉर्मूला लगाओ, देखो 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, यानी ये 38 बच गया। अब यहाँ पे बच गया एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो 11 से डिविजिबल होने के लिए जो इनका अंतर है वो 0 11 या 11 का मल्टीपल आएगा, और ये 11 के लिए है। और 9 से डिविजिबल होने के लिए जो इनका सम है वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। अब आप ऑप्शन में या तो ऑप्शन से चलो या कोई वैल्यू देखो, देखो मुझे ये 0 बनाने के लिए 38 लेके आना पड़ेगा, और 38 के लिए यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 38 तो ऑप्शन है ही नहीं, भूल जाओ। दूसरा 11 11 बनाने के लिए मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 22 होना चाहिए, ऑप्शन में 22 भी नहीं है। तीसरा 22 बनाने के लिए यानी देखो 11 का मल्टीपल 0 11 11 का मल्टीपल 11 का अगला मल्टीपल 22 है, 22 बनाने के लिए मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 लेना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 लिया तो यहाँ पे देखो 38 और 16, यानी ये आपके 54 हो गए और 9 का मल्टीपल भी है, तो यानी ये हमारा आंसर है, और कोई हमारा आंसर सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है 2 कोड है, देखो ये मैंने उसमें आपका स्पेशल इस जो कॉन्सेप्ट है इस पे मैंने इसमें ज्योमेट्री में स्पेशल आपको बता रखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या होता है देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये एक सर्कल है उसमें 2 कोड है भाई, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये ए बी है ये सी डी है, यहाँ इसका केंद्र है ओ। अब आपको क्या देगा वो देखो, ये आपको पी पे काटती हैं तो आपको दे रखा है ए पी सी, यानी ये पिचाना। पहले मैं जो प्रॉपर्टी होती है वो बता देता हूँ क्या है। देखो जब मैं सेंटर से मिलाऊंगा इसको, यहाँ पे सेंटर से मिला दिया और यहाँ पे आपका पी है, तो आपका ए पी डी वो आपका होगा, देखो ए ये आपका पी है जो ये बिंदु है, ए पी डी है वो आपका होगा ए ओ डी प्लस यहाँ से बी ओ सी बटे 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसी बेस पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
देखो लेकिन आपको क्या है, देखो आपको एपीडी नहीं गिवन है, यानी एपीडी नहीं गिवन है, आपको गिवन है ये। तो मैं 180 में से 95 घटा दूंगा, मेरे पास एपीडी आ जाएगा। देखो 180 में से 95 घटाऊंगा मैं, तो मेरे पास बच जाएगा 85, यानी एपीडी 85 गिवन है मुझे। एओडी आपको गिवन है 110, प्लस बीओसी निकालना है, गुणा दो इस साइड आ जाएगा, तो ये 170 हो गया, माइनस 110 इज इक्वल टू बीओसी। तो बीओसी आपका आ गया 60। देखो मैं भी बोलता हूँ ये क्वेश्चन आपको हर जब भी कोई आपके पेपर होते हैं तो ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इस क्वेश्चन में मुझे वहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, मैं एओडी बीओडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देखते समझ जाता हूँ कि कहाँ क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो आप भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो। इसका जो मेन फोटो था वो मैं वीडियो में लगा दूंगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई डायगोनल एक्स स्क्वायर ए, यानी एक वर्ग है, इसका जो डायगोनल यानी विकर्ण है वो ए प्लस बी यूनिट है। देखो अब कह रहा है एरिया बताना है ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी, यानी एक और स्क्वायर बी है, कुछ एरिया ट्वाइस, यानी इसका जो एरिया इसका दो गुना है। देख आपका डायगोनल क्या है, ए प्लस बी है। भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, यदि मैं ए बी की वैल्यू एक एक रखता हूँ तो एक प्लस एक दो का स्क्वायर, चार अठे 32 दो का, यानी अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं ए और बी का मान एक रख देता हूँ। जब ए और बी का मान मैंने एक रख दिया तो इसका डायगोनल है वो दो हो गया। और आपको पता होगा भाई जब भी आपका डायगोनल क्या होता है, इस साइड का स्क्वायर जमा इस साइड का स्क्वायर, या फिर डायगोनल को छोड़ो, जो एरिया होता है वर्ग का वो होता है आपका डी स्क्वायर बाय 2, यानी विकर्ण के स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 2, यानी इसका एरिया 2 होगा, और इसका एरिया इसका दो गुना है, यानी इसका एरिया है 4, इसका एरिया 4 हो गया। अब इसकी साइड यदि वो पूछे, यानी इसकी साइड है वो साइड कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे इसकी साइड देखो एरिया इसका 4 है तो साइड आ जाएगी 2, क्योंकि वर्ग का जो स्क्वायर है होता है साइड का स्क्वायर। इसकी साइड जब 2 आ गई तो इसका डायगोनल हो जाएगा 2√2, क्योंकि आपका जो डायगोनल है वो √2 होता है। अब इसका जो एरिया होगा, यानी डायगोनल पे एक स्क्वायर बनाएंगे तो उसका एरिया हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखो जब मैं करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, यानी जो आपका आंसर है वो 8 है। अब ए और बी 1 रख के देखो, देखो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये 2 है, और ए और बी की जगह 1 रख दा, 1 + 1 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8, ये आपका आंसर है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा 3। आपको बताना है इसका मान। अब मुझे ये बताओ, देखो ये 3 है यानी कोस थीटा है, तो कोस की एटलीस्ट इसको देखते ही आपको ये समझ जाना है भाई 3 × कोस थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे यदि वैल्यू आपकी रूट में भी होगी ना, थीटा का मान 30 60 कुछ भी होगा, तो स्क्वायर है 45, तो स्क्वायर करते ही वो रूट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर है जो आपका रूट वूट में नहीं है, तो एक ही चीज पॉसिबल है कि थीटा का मैं वो मान निकालूं भाई जो आपको क्या दे, यानी एक परफेक्ट नंबर दे, यानी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो वो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि थीटा मैंने 45 30 रख दिया तो √3/2 रूट में वैल्यू चली जाएगी। ये बिना रूट की होगी, ये रूट की होगी, तो वो बिना रूट की वैल्यू नहीं दे सकती। 45 रख दिया वो रूट का, तो 60 आपका ऐसा है, तो आपका आंसर देगा। और ऑप्शन आपके देखो √3 में भी है, यानी कोस की जगह 60 आ गया, देखो 60 रखोगे आप इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, और यहाँ पे 60 रख देना, कोसिकेंट 60 प्लस सीकेंट 60 बाई टेंजेंट 60 प्लस कोस 60, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी थीटा का मान 60 रख देना है, रख लोगे या फिर नहीं रख पाओगे। देखो जब भी आपको वैल्यू समझ में ना आए तो यानी कोस थीटा 60 डिग्री आ गया, ऐसे बना लिया करो, ये थीटा है, ये थीटा की जगह 60 है, और 60 होता है 1/2, और कोस थीटा होता है ये, और ये √3, ये आपका बन गया। अब इसमें से देख देख के वैल्यू रखते रहो, जैसे भाई ना ध्यान रहे कोसिकेंट 60 कितनी है तो इसमें से रखो। देखो कोसिकेंट 60, यहाँ से आपका कोसिकेंट 60 आ जाएगा 2/√3, प्लस सीकेंट 60 आपका 2 आ जाएगा, अपॉन टेंजेंट 60, देखो टेंजेंट 60 √3 आ जाएगा, और कोट 1/√3 आ जाएगा। देखो यहाँ से, यानी देखो 2√3, यानी 2 + 2√3, और 2 कॉमन ले लिया तो 1 + √3 बच गया। यहाँ से देखो 3 × 3 और 1 4, तो 2 दूनी 4, तो 1 + √3 बाई, ये आपका आंसर।
तो आज के लिए, और आज मैंने क्या है स्पेशल बहुत ज़्यादा स्लो करवाया है क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते रहते हैं कि मैं तेज करवा रहा हूँ। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक तब तक के लिए।